अस्सलाम वालेकुम। ख़राब ज़मानों में बदी के ख़िलाफ़ मुदाफ़ियत, ये एक ऐसा डिलेमा है, एक मखमसा है, सवाल है जो बहुत से लोगों ने इसका सामना किया है कि अगर आपको बदी का सामना है तो क्या आपकी ये ज़िम्मेदारी है कि आप ज़ाती रिस्क पे उसके ख़िलाफ़ मुदाफ़ियत करें। क्या मुदाफ़ियत सिर्फ़ तभी होनी चाहिए जब कामयाबी का इम्कान हो, या फिर मुदाफ़ियत एक तरह की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंसान की। इस मौजू पे एक बहुत ही दिलचस्प और अहम नावल जो मैंने पिछले दिनों पढ़ा, वो हांस फलाडा का नावल है, अलोन इन बर्लिन। ये जर्मन राइटर थे। 1940 की दहाई में ये नावल लिखा गया, 1946 में। और ये 1940 की दहाई में जो नाज़ी जर्मनी था उसका माहौल बयान करता है बर्लिन के अंदर, और बर्लिन के अंदर लोगों पे क्या बीती। और जो जर्मन थे, जो जर्मन कौम थी, उनमें से वो लोग जो कि हिटलर के साथ नहीं थे, जो थर्ड राइख के ख़िलाफ़ थे, जिनका ख्याल था कि एक ज़ालिमाना जंग है जो कि मुसल्लत की गई है बाकी सारी दुनिया पे, उनके साथ क्या बीती और उन्होंने किस तरह से मुदाफ़ियत की। प्राइमो लीवी जो कि एक बड़े मशहूर राइटर हैं, उनका ये कहना है कि ये सबसे अहम एंटी नाज़ी जर्मनी नावल है। अब इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। हांस फलादा के बारे में अगर आप पढ़ें तो बड़ी उनकी दर्दनाक ज़िंदगी थी, दुश्वार ज़िंदगी थी, जेल भी गए, नफ्सियाती इलाज भी हुआ। ये किताब उन्होंने ग़ालिबन 24 दिन में लिखी, और ये इस तरह से लिखी कि उनके एक दोस्त ने उन्हें गेस्टापो की कुछ डायरीज़ दी, जिसमें एक जोड़े की कहानी थी जिसने इस तरह की मुदाफ़ियत में हिस्सा लिया। और ये किताब लिखने के कुछ ही हफ़्तों बाद हांस फलाडा का इंतकाल भी हो गया। और ये किताब बहरहाल जर्मनी में इसकी बहुत पज़ीराई हुई, और ये आप देखिए कि उस ज़माने के कितने करीब है। उस ज़माने में हांस फलाडा का ये ख्याल था कि उन्होंने ख़ुद ज़ाती तौर पे अपनी ज़िंदगी में कोई ख़ास मुदाफ़ियत नाज़िज़्म के साथ नहीं की, बल्कि शायद उसका साथ ही दिया उसके अंदर नौकरी करके और अपनी किताबें, कमर्शियल किताबें बेच के। लेकिन बहरहाल ये किताब ये दिखाती है कि काफ़ी दिल से महसूस करके उन्होंने कहानी लिखी। बड़ी दर्दनाक कहानी है, जैसे कि उनकी ज़िंदगी थी। अब जो वो दो असल लोग थे, रूडोल्फ डिटसन, बाय द वे हांस फलाडा का नाम था, एलिस एंड ऑटो हेम्पेल के नाम से दो लोग थे, वर्किंग क्लास लोग थे जर्मन, जो बर्लिन में रहते थे। उनका एक रिश्तेदार जब मर गया तो उनको ये एहसास हुआ कि जंग कितनी शफ़ाक है, और उन्होंने पोस्ट कार्ड्स के ऊपर, उनको ख़ास लिखना भी नहीं आता था, ज़ुबान में रवानी भी नहीं थी, गलतियाँ भी करते थे, पोस्ट कार्ड्स पे जर्मन जो गवर्नमेंट थी उसके ख़िलाफ़ नारे, उसके ख़िलाफ़ तनकीद लिख लिख के मुख्तलिफ़ जगहों पे खुफिया तरीके से उनको रखना शुरू किया, ताकि लोगों के अंदर आगही पैदा हो। इसका बहुत बुरा मनाया गया, उनको ढूंढा गया, बहुत ज़्यादा इस चीज़ की वजह से थरथल्ली एक तरह की मच गई। और ज़ाहिर है कि वो एक ऐसी हुकूमत थी जिसकी तमाम तर बुनियाद खौफ व हरास पे थी, तो ये कैसे मुदाफ़ियत हो सकती थी। अच्छा, अब इनको लेके ऑटो क्वेंगेल और एना क्वेंगेल के नाम से हांस फलाडा ने किरदार बनाए हैं वर्किंग क्लास, जिनमें से ऑटो एक फैक्ट्री में फोरमैन है। और फिर तमाम कहानी इस नावल की यही है कि किस तरह से वो छुप छुप के जान हथेली पर रख के ये कार्ड बर्लिन में मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर रखते हैं, और किस तरह से इंस्पेक्टर ईशक के नाम से एक गेस्टापो का इंस्पेक्टर उनको तलाश करता है। उसने इनका नाम, ऑटो का नाम हॉबगॉब्लिन रखा हुआ है, ये कोड नेम है, और ये तमाम तलाश जारी है। लेकिन इस तमाम तलाश के दौरान हमें बर्लिन का माहौल, वो खौफ व हरास का माहौल, उस ज़माने की लोगों की मुदाफ़ियत का माहौल जो हमें पता चलता है। बहुत से दिलचस्प किरदार हैं। ईवा क्लूग नामी पोस्ट वूमन है, वो अपने तरीके से मुदाफ़ियत कर रही है। ओल्ड जज फ्रॉम, एक पुराना जज फ्रॉम है। ट्रूडल बाउमन है, एक नौजवान लड़की। डॉक्टर राइखार्ड जो कि एक मौसीकार हैं, जिन पे कम्युनिज़म का इल्ज़ाम है। एक चैपलन है जेल के अंदर, फ्रीडरिक के नाम से। और उसके अलावा प्रिजन का एक डॉक्टर है, ब्रेंट। सो आपको अंदाज़ा होता है कि बुरे ज़मानों में भी अच्छे बहादुर लोग हमेशा रहते हैं, इसीलिए इंसानियत, इसीलिए ये सब सिलसिला चलता रहता है। लेकिन साथ साथ हमें बड़े कमज़ोर लोग भी मिलते हैं, जो कि डर जाते हैं, जो लालची हैं, जो कि चुगलियाँ खाते हैं अपने हमसायों की, उन पे गलत इल्ज़ाम लगाते हैं। ऐसे मुआशरों में, बीमार मुआशरों में ऐसे लोग जो हैं वो सामने आते हैं, और रियासत उन्हें इस्तेमाल करती है। इसमें ईमेल बॉकहाइज़न का किरदार जो है, या एनो क्लूग का किरदार बड़े यादगार हैं, जो कि एक लेवल पे मज़ाक़ खेज़ भी हैं, लेकिन एक लिहाज से बड़े ख़ुद गर्ज़ किस्म के ये लोग हैं। इसी तरह पेर्स्के फैमिली जो है, वो तो उसको आप ट्रूली ईवल कह सकते हैं। किस तरह से वो जहाँ कहानी शुरू ही होती है तो एक बूढ़ी यहूदी औरत को, जो बेयार व मददगार है, वो लूटने की कोशिश करते हैं, और उनका सपूत पेर्स्के, बाल्दूर पेर्स्के, जो कि हिटलर्स यूथ में है, वो तो बाकायदा सेडिज़म जो है उसके अंदर है, और वो लोगों को तकलीफ़ पहुंचाना चाहता है।
इसी तरह छोटे मोटे किरदार, क्लिप्स द रैट, कार्ल ज़िमके, ये तो चलें वो लोग हैं जिनको द ड्रेजेस ऑफ सोसाइटी कहते हैं, इनका तो कोई वक़्त नहीं थी। लेकिन जब एक ट्रायल आता है पीपल्स कोर्ट में, तो आपको अंदाज़ा होता है कि जो कि बड़े मुहज़्ज़ब लोग लगते हैं, मसलन जज फीज़लर या फिर जो प्रोसिक्यूटर है जिसका नाम पिंचर है, वो कितने सफ़ाक हैं और कितना वो तहज़ीब से दूर हो चुके हैं और वो जुल्म के साथ हैं। बहुत ज़्यादा आपको वैरायटी भी नज़र आती है गेस्टापो की पुलिस के अंदर, जहाँ मैं एक इंस्पेक्टर का जिक्र कर चुका हूँ, वहीं एक इंस्पेक्टर ज़ॉट है जो ए मॉरल है, वो मशीन की तरह काम करता है। एक इंस्पेक्टर लॉब है जो एक फिर से आम आदमियों पर तशद्दुद करके उनसे कन्फेशंस लेता है। ऊबर ग्रुपन फ्यूरर प्राल के नाम से एक जर्मन ऑफिसर है। सो जो नफ्सियात हैं और जो सोशियोलॉजी है गेस्टापो की, जर्मन पुलिस की, थर्ड राइख की, उस ज़माने के खौफ व हरास के माहौल की, वो बहुत खूबसूरत इसके अंदर बयान की है हांस फलाडा ने। और हमारे सामने वो पूरा मंज़र आ जाता है कि जर्मनी का क्या माहौल होगा, आम लोग किस तरह से रहते होंगे। और जब एक आदमी ने अपने आप को मुसल्लत कर लिया है हिटलर की शक्ल में, और वो गेस्टापो के थ्रू और बहुत से इदारों के थ्रू दबा के लोगों को आगे चल रहा है, तो उसमें हक बात करना कितना मुश्किल है। सो उसके अंदर जबकि मालूम है कि कोई भी ऐसी तनकीद की बात जो है उसको बगावत कह के फांसी की सज़ा दी जाएगी, ये हीरोइक किरदार जो हैं ऑटो क्वेंगेल और एना क्वेंगेल, ये अपना काम जारी रखते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा अहम फ़लसफ़ियाना सवाल जो है, वो मैं अगर राइटर की अपनी ज़ुबानी में जो उसका मेन किरदार एक स्टेज पे कहता है, वो मैं ज़रा पढ़ देता हूँ। Back then life had been simple. He had believed not only in God but also in man. He had believed in love, thine enemy, and blessed are the peacemakers. Sayings like that had some validity in that world. Things had changed since, and not for the better. No one could believe in God anymore. It was impossible to credit that a benevolent God would tolerate such widespread wickedness on earth. ये अक्सर सवाल हमारे सामने भी आता है कि जहाँ इतनी बदी है वहाँ पे खुदा कहाँ है। लेकिन फिर साथ ही एक इसमें जो मॉरल लेसन है या डिफाइंस का और मुदाफ़ियत का मैसेज है, वो ये है, वही किरदार कहता है एक और मरहले पे इस नावल में। You see, it doesn't matter if one man fights or 10,000. If the one man sees he has no option but to fight, then he will fight, whether he has others on his side or not. I had to fight, and given the chance, I would do it again. Only I would do it very differently. So ये बड़ी खूबसूरत इसके अंदर एक उम्मीद की किरण है जो कि आपको नज़र आती है कि चाहे आपको ये लगे कि ज़माना इतना सफ़ाक, इतना खौफनाक, इतना डराने वाला है और नेकी और बदी का फ़र्क मिट गया, लेकिन हर इंसान की ज़िम्मेदारी है कि वो नेकी और बदी के फ़र्क को सामने रखे और चाहे वो एक जान बचाने की कोशिश करे वो करे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब मैं इस किस्म का नावल पढ़ता हूँ और मुझे पता चलता है कि जर्मनी में ये माहौल था और इतने जर्मन्स ने इस तरह से मुदाफ़ियत की हिटलर की, और जिसके बारे में इसको कहा गया है कि ये बेहतरीन नावल है, तो क्या वजह है कि जब आज जुल्म हो रहा है गाज़ा में और दूसरे इलाकों में, और वही कौम जो तब वॉज ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री, उसको अभी भी इस चीज़ का एहसास नहीं है कि जुल्म कौन कर रहा है और जुल्म कैसे हो रहा है। क्या पिछले जुल्म का कफ़ारा अदा करने के लिए ये ज़रूरी है कि इस वक्त भी जुल्म का साथ दिया जाए? वही सवाल जो तब इस नावल में एक जर्मन राइटर ने 1946 में उठाए, वो सवाल आज भी सिर्फ उस कौम के लिए नहीं लेकिन हम सब के लिए इंतहाई अहम है। जहाँ तक नावल की ज़ुबान का ताल्लुक़ है तो बड़ी आम फहम और सादा सी ज़ुबान है, और इतनी डार्क और गंभीर और तारीक माहौल के बावजूद जिसमें खौफ और हरासियत हर तरफ आपको नज़र आती है, चूँकि इस तरह की ज़ालिम हुकूमतें खौफ फैला के और डरा के और जुल्म से और तशद्दुद से ही अपना मकसद हासिल करती हैं, लोगों पे गलबा पाती हैं। उसके बावजूद एक बड़ी कमाल बात यह है कि इसके अंदर इंसानियत को ज़िंदा दिखाने के लिए और ये दिखाने के लिए कि तारीख से तारीख लम्हों के अंदर भी इंसान की हिस्से ज़राफ़त होती है। इसमें कुछ बड़े मज़ाहिया इसमें किरदार भी हैं, इसमें कुछ बड़े मज़ाहिया लम्हे भी हैं, और उम्मीद हमेशा कायम रहती है। मैंने देखा है कि हर बड़े नावल के अंदर कभी भी बिल्कुल यासियत या नाउमीदी का माहौल नहीं होता, उम्मीद की रमक हमेशा कायम होती है, चूँकि इंसानी तारीख़ और इंसानी ज़िंदगी भी यही है। ये मुदाफ़ियत का नाम है, ये उम्मीद कायम रखने का काम है, ये जुल्म के बावजूद ज़िंदा रहने और कोई ना कोई रास्ता निकालने का काम है। सो इस बहुत कामयाब नावल के अंदर ऐसे बहुत से किरदार हैं जो आपको ये दिखाते हैं। बहुत शुक्रिया।